आज हम उर्दू जमात पंचम का सबक नंबर 14 गवादर की रीडिंग करेंगे। आइए रीडिंग की तरफ आते हैं। गवादर। प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गवादर के सफ़र के लिए मेरी पहली मंजिल कराची है, जहाँ से मेरे चंद दीगर दोस्त भी मेरे हम सफ़र बनेंगे और वहाँ से बजरिया जीप हम 5 दोस्त गवादर जाएंगे। जब तक जहाज़ कराची पहुँचता है, मैं आपको गवादर की तारीख से मुतालिक चंद बातें बताता हूँ। लफ्ज़ गवादर दरअसल गवा और दर का मजमुआ है। गवा के मायने है हवा और दर का मतलब है दरवाज़ा। गोया गवादर का मायने हवा का दरवाज़ा। गवादर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान का एक अहम शहर है और बहर अरब के साथ पाकिस्तान के जनूबी मगरबी साहिल पे वाक़ है। कहा जाता है कि अव्वल कोई 400 कबल मसीह में इसे साइरस ने फतह किया। कई सदियाँ गुजर जाने के बावजूद ये दुनिया के लिए मरकज़ निगाह नहीं बन सका। मालूम तारीख में अरब मुस्लिम जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जे के साथ साथ गवादर को भी फतह किया। 1581 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गवादर पर कब्जा किया, यहाँ खूब लूटमार की और फिर से आग के शोलों की नज़र कर दिया। गवादर के मारूफ तारीख निगार सैयदी अली रईस के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी में गवादर के बाशिंदे बलोच थे और इनका सरबराह मलिक जलालुद्दीन था। 1783 ईस्वी में मस्कत के शहजादों में लड़ाई हुई और इनमें से एक शहजादा तैमूर सुल्तान शिकस्त खाकर गवादर भाग आया। इलाके के एक जागीरदार खान ऑफ किल्लात ने इस शहजादे को अपने यहाँ पनाह दी और अपनी बेटी इससे ब्याह दी। खान ऑफ किल्लात ने अपनी बेटी को जहेज में गवादर का पूरा इलाका दिया। कुछ अरसे बाद मस्कत के शहजादे की अपने भाइयों के साथ सुलह हो गई और वो अपनी बीवी और गवादर पर अपने हक़ मलकियत के साथ मस्कत वापस लौट गया। यूँ ये इलाका मस्कत की राजधानी बन गया। शहजादा तैमूर सुल्तान ने गवादर पर अपना गवर्नर मुकर्रर किया, जिसे वाली कहा जाता था। 1958 तक गवादर सल्तनत अमान का ही हिस्सा था और इस पर मस्कत की हुक्मरानी थी, लेकिन 8 सितंबर 1958 ईस्वी को इसे उस वक्त के पाकिस्तानी हुक्मरान ने मस्कत से ख़रीद लिया और 8 दिसंबर 1958 को गवादर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। गवादर की खरीदारी के लिए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात ने दिल खोल कर चंदा देकर अपने वतन से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। 1 जुलाई 1977 को गवादर को सूबा बलूचिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। 2002 को गवादर में पाकिस्तान की खुशहाली की अलामत और इसकी तरक्की की ज़मानत गवादर डीप सी पोर्ट के मंसूबे का आगाज़ किया गया। दिसंबर 2004 में डीप सी पोर्ट का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया और 2007 में हुकूमत ने गवादर को 40 साल के लिए टैक्स फ्री पोर्ट का दर्जा दे दिया। 15 मार्च 2008 को कनाडा का एक बहरी जहाज़ 52,000 टन गंदम लेकर गवादर की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ। ये गवादर पोर्ट पर लंगरअंदाज होने वाला पहला और पाकिस्तान की किसी भी बंदरगाह पर आने वाला सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। मकरान कोस्टल हाईवे हैरतों का मजमुआ। कराची से गवादर जाने वाली मकरान कोस्टल हाईवे अहल पाकिस्तान के लिए तरक्की का इस्तारा और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए अहल पाकिस्तान के वक़ार, हौसलामंदी और जाँफशानी की एक उम्दा मिसाल है। मकरान कोस्टल हाईवे एक सड़क है या एक तख्लीकी शाहकार। 80 फीट चौड़ी और 580 किलोमीटर तवील शाहराह पे सन 2000 में काम का आगाज़ हुआ और सन 2005 में इसको मुकम्मल कर दिया गया और तकरीबन 30 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को काट कर रास्ते को निस्बतन आसान बनाया गया। 580 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर कोई टूल प्लाजा, पुलिस चौकी, स्पीड ब्रेकर, रेलवे फाटक, खड्डा, मुतबादिल रास्ते का बोर्ड या ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। शायद ये पाकिस्तान की इतनी तवील वाहिद सड़क है जिसके दोनों किनारों पर खिंची हुई जद लकीरें और दरमियान सफ़ेद डिवाइडर किसी जगह मिटा हुआ, टूटा हुआ या गायब नहीं है। कोस्टल हाईवे पर अगरचे ट्रैफिक बहुत कम है, मगर सारा दिन गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। बड़ी गाड़ियाँ और बसें ज़्यादातर रात में चलती हैं। ओथल से गवादर तक मुसलसल सड़क के बाएं तरफ समंदर है और दाएं तरफ हद निगाह तक सहरा ही सहरा। सैकड़ों मील तक कोई इंसानी बस्ती या किसी जानदार का वजूद दिखाई नहीं देता। ना दरख्त, ना फसल, ना झरने, ना नदियाँ, ना रहटों की टिक-टिक, ना कारखानों की चिमनियाँ, ना खेतों की पगडंडियाँ, ना जानवरों के बाड़े, ना कुत्तों की भौंकार, ना मौसीकी की झंकार। कहीं कहीं कोई ऊँट या चंद बकरियाँ ज़मीन पर उगी हुई छोटी छोटी झाड़ियाँ चरती नज़र आ जाती है। फ़िज़ा आलूदगी से पाक और हवा जाफ़िज़ा। एक मकाम पर मैंने लगभग 8 साल की एक बच्ची को मैरून फ्रॉक पर सब्ज़ चुनरी, छोटी चादर ओढ़े 3-4 बकरियों के पीछे भागते देखा। मैं हैरत में डूब गया कि इस वसी सहरा में ये बच्ची कहाँ से आई। इसने यहाँ जहाँ हद निगाह तक कोई इंसानी वजूद दिखाई नहीं देता, पहुँचने तक कितना सफ़र तय किया होगा। अगर इसे भूख लग गई तो क्या होगा? अपनी बकरियों के पीछे भागते भागते इसकी प्यास कौन बुझाएगा? इसकी बकरियाँ झाड़ियाँ चढ़ लेने के बाद पानी कहाँ से पिएंगी? अगर चलते चलते रास्ते में अचानक कोई सांप वगैरह डर आया तो इससे कौन बचाएगा?
صحرا کے بگولوں سے اگر یہ ڈر گئی تو اسے تسلی کون دے گا؟ اگر یہ راستہ بھول گئی تو اس کے ماما پاپا اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اگر گھر پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی تو اس کا چراغ راہ کون بنے گا؟ اس کا اسکول کہاں ہے؟ اس نے اپنا بستہ کہاں رکھا ہے؟ اس کی رف کاپی اور اسکریپ بک پر کوئی لکیر تو نہیں لگا دے گا؟ اگر یہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے کوئی گیت گاتی ہوگی تو کون سا گیت گاتی ہوگی؟ یہ کس کی خاطر یہاں بھاگتی چلی جا رہی ہے؟ مجھے اقبال کا شعر یاد آیا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پہ ہمارے ڈرائیور نے تیز رفتاری کا اپنا سارا شوق پورا کیا۔ ہماری گاڑی 160 سے 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اگرچہ تیز رفتاری کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جب بھی اور جہاں بھی آزادی ملتی ہے وہ حدوں کو عبور کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا رویہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے۔ کوسٹل ہائی وے کے حوالے سے ایک مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ دن کی تیز روشنی اور رات کے سیاہ اندھیرے میں گاڑیاں دوڑتی ہے، لیکن گزشتہ کئی سال میں اس شاہراہ پر راہ زنی، لوٹ مار یا چھینا جھپٹی کا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا۔ جو لوگ ترنگ میں آ کر پاکستان کو برا کہتے ہیں یا اس کے خراب حالات کا رونا روتے ہیں، انہیں یہ بات سن کر اپنی دھرتی پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس سبق میں ہم گوادر کی پوری ہسٹری یعنی پوری تاریخ پڑھ چکے ہیں کہ گوادر کہاں واقع ہے اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ چیپٹر اور اس کی ریڈنگ یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم اس کی مشق کریں گے۔